खबर की बात करें तो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज मल्टी टास्क वर्कर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एमटीडब्ल्यू को पॉलिसी बना रही है और इनके भविष्य को लेकर सरकार नीति बनाएगी। अभी एमटीडब्ल्यू को 4500 मासिक वेतन मिलता है, जो कि न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए प्रतिदिन से भी कम है। उन्होंने कहा कि मानदेय समय पर जारी करने के लिए भी संबंधित विभागों को कहा गया है। विक्रमादित्य ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपदा में केंद्र से उतना सहयोग नहीं किया जितना करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दौरे के दौरान कई घोषणाएं की जो आज दिन तक पूरी नहीं हो पाई है। अगली होता है छोटे बच्चों को स्कूल आना जाना बहुत सारी दिक्कतें पेश आती है, तो ऐसे में सभी जिला उपनिदेशकों को ये कहा गया है कि जरूरत के आधार पर स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया जा सकता है। और इसी के साथ स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव को लेकर आज ऊना में एक अहम बैठक रखी गई और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के चलते ऊना जिला में ये फैसला लिया गया है। डीसी ऊना ने आज स्कूलों को ये आदेश जारी किए हैं कि जिला में सभी सरकारी निजी प्राइमरी स्कूलों का अब खुलने का समय सुबह 10 बजे व बंद होने का समय 3 बजे होगा। बच्चों की पढ़ाई परीक्षा समय में बाधित भी नहीं होनी चाहिए। यह डायरेक्शन जिला प्रशासन के द्वारा जारी की गई है। और पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। घनी धुंध व कोहरे से बच्चों को स्कूल पहुंचने में मुश्किलें आ रही है। खासकर दूर दराज क्षेत्र से आने वाले बच्चों को इसके चलते आज से बच्चों को चलते काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। और यही वजह है कि ऊना जिला प्रशासन की ओर से स्कूल की टाइमिंग पर फैसला लिया गया है और सरकार की ओर से तमाम सभी जिलों को यह डायरेक्शन जारी कर दी गई है। समर क्लोजिंग स्कूलों में अभी भी जो है वो छुट्टियां नहीं है, तो ऐसे में खासतौर पर मैदानी इलाकों के स्कूलों को ये छूट दे दी गई है। डीसी की सहमति के बाद जो है वो स्कूल टाइमिंग को लेकर फैसला सभी जिला उपनिदेशक जो है वो ले सकते हैं। और स्कूल का जो टाइमिंग का शेड्यूल है, जहां पर स्कूल 9 बजे लगते हैं, उसे 10 बजे किया जा सकता है। तो फिलहाल यह बड़ा फैसला अभी ऊना जिला में लिया गया है। ऊना जिला के तमाम सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल सुबह 10 बजे और शाम 3 बजे तक लगेंगे। और इसके अलावा बाकी प्रदेश के सभी स्कूलों को यह छूट दी गई है कि वो स्कूल टाइमिंग को लेकर फैसला ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनको संबंधित डीसी से सहमति लेनी होगी और उनको इस बारे में अवगत करवाना पड़ेगा। अगली खबर की बात करें तो स्कूलों को क्लस्टर का प्लान शेयर करने के आदेश भी शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। छुट्टियों से पहले जिन स्कूलों ने रिपोर्ट नहीं भेजी है उन्हें कारण बताओ नोटिस भी अब जारी होंगे। जिला उपनिदेशकों को यह कहा गया है कि जिन विंटर क्लोजिंग स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी है, प्रिंसिपल ने अभी तक क्लस्टर स्कूल का प्लान शेयर नहीं किया है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। नए सत्र से प्रदेश के तमाम सभी स्कूलों में क्लस्टर सिस्टम लागू होगा। कई स्कूलों से अभी तक क्लस्टर की रिपोर्ट नहीं पहुंच पाई है। स्कूल के मुखिया पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जो है वो विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। प्रिंसिपल हेडमास्टर स्कूलों का क्लस्टर स्कूलों के हेड है। ऐसे में अब ये जिम्मा भी प्रिंसिपल, हेडमास्टर और सीएचटी तमाम क्लस्टर के मुखिया को सौंपा गया है कि वो अपने स्कूल की क्लस्टर प्लानिंग को भेजे, ताकि यहाँ पर किसी तरह की क्लस्टर में दिक्कत तो नहीं आ रही है। इस बारे में शिक्षा विभाग भी अवगत हो सके और इंडिविजुअली सभी स्कूलों को लेकर फैसला लिया जा सके। तो फिलहाल अगले सत्र से क्लस्टर सिस्टम लागू होगा। प्रदेश के तमाम ऐसे स्कूल जो कि 200 मीटर के दायरे में आते हैं, प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, ये सभी स्कूल एक क्लस्टर में शामिल होंगे और एक ही मुखिया इनका होगा। खेल का मैदान, तमाम जो अन्य सभी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अन्य जो सुख सुविधाएं हैं वो एक ही कैंपस में होगी और सभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल क्लस्टर स्कूल सिस्टम को लेकर सभी स्कूल प्रिंसिपल्स को आदेश दिए गए हैं कि वो अपना प्लान शेयर करें। और इसके साथ ही जिन्होंने अभी तक प्लान शेयर नहीं किया है और विंटर क्लोजिंग स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी है, उन सभी प्रिंसिपल को जिला उपनिदेशक कारण बताओ नोटिस यहां पर जारी करेंगे। अगली खबर की बात करें, हिमाचल प्रदेश के 12 डाइट केंद्रों का जिम्मा अब समग्र शिक्षा विभाग को मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सरकार को पत्र लिखा है और कहा कि डाइट को समग्र शिक्षा के अंडर लाया जाए। राज्य में 12 डाइट केंद्र है और डाइट की प्रशासनिक शक्तियां समग्र के पास है। केवल वित्तीय मामले प्रारंभिक शिक्षा
विभाग के पास है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने मांग की है कि वित्तीय शक्तियां भी समग्र शिक्षा विभाग को दी जाए, ताकि शिक्षक ट्रेनिंग से लेकर तमाम सभी मसलों को लेकर और बजट को लेकर दोनों विभागों में ऐसी टकराव ना हो। या फिर यहां पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने यह भी हवाला दिया है कि उनके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, तो इस वजह से समग्र शिक्षा को सभी डाइट केंद्रों का पूरा जिम्मा दिया जाए। प्रशासनिक से लेकर वित्तीय विभाग और वित्तीय जो जिम्मा है, शक्तियां हैं, वो भी समग्र शिक्षा विभाग को दी जाए। तो फिलहाल आने वाले समय में इस पर क्या फैसला होता है वो भविष्य के गर्भ में है। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तमाम हजारों शिक्षक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। टीजीटी, जेबीटी, सीएंडवी, तमाम ऐसी बैच वाइज भर्तियां जो कि पूरी हो चुकी है, केवल नियुक्तियां होना बाकी है, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। 15 फरवरी के बाद अब 2000 शिक्षकों को शिक्षा विभाग नियुक्तियां देगा। शिक्षा विभाग ने रिजल्ट तैयार कर दिया है। इसमें 1168 टीजीटी के और 898 जो है, माफ कीजिएगा, जेबीटी के 1168 और टीजीटी के 898 शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्तियां दी जाएगी। विंटर वेकेशन के चलते फिलहाल अभी 1.5 महीने तक नियुक्तियों को टाला गया है। सभी शिक्षकों को विंटर स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। जो भी नए अभी भर्ती शिक्षक होंगे, और 2 माह का एक्स्ट्रा वेतन शिक्षा विभाग इन शिक्षकों को नहीं देना चाहता है, क्योंकि विंटर क्लोजिंग स्कूल 15 फरवरी के बाद खुलेंगे। तो ऐसे में शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि अब जो भी शिक्षक होंगे, नए नियुक्त शिक्षक जिनको किया जाएगा, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, वो 15 फरवरी के बाद दिया जाएगा। तो फिलहाल सभी शिक्षकों का रिजल्ट तैयार हो चुका है, नियुक्ति पत्र तैयार हो चुके हैं, लेकिन यहां पर नियुक्तियां जो है वो 15 फरवरी के बाद तमाम सभी शिक्षकों को दी जाएगी। तो एक ही अपडेट थी। और इसके साथ ही अगली खबर की बात करें तो 5 साल पूरा करने वाले टीजीटी प्रमोशन सूची में अब शामिल होंगे। शिक्षा विभाग ने जिलों से टीजीटी का बायोडाटा मांग लिया है, और इससे पहले 31 दिसंबर 2023 तक टीजीटी शिक्षकों को प्रमोशन सूची में शामिल करने की बात कही गई थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने और शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि 31 जनवरी 2024 तक जितने भी टीजीटी शिक्षकों ने अपनी सेवाओं के 5 साल पूरे कर दिए हैं, वो भी लेक्चरर बनने के लिए एलिजिबल होंगे, और उनकी भी सूची जो है वो प्रमोशन लिस्ट में जारी की जाएगी। तो फिलहाल लेक्चरर प्रमोशन के लिए टीजीटी की प्रमोशन लिस्ट, माफ कीजिएगा, टीजीटी की सीनियोरिटी सूची जो है वो मांगी गई है, जिसमें 31 जनवरी तक 5 साल पूरा करने, अपनी टीजीटी पद पर 5 साल पूरा करने वाले सभी शिक्षकों का पूरा बायोडाटा मांगा गया है। अब अगली खबर की बात करते हैं। देश के अस्पतालों व प्रदेश के अस्पतालों व हेल्थ केयर सेंटरों में जल्द खाली पदों को भरा जाएगा। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में भरे जाने वाले 1450 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। सरकार से मिली अप्रूवल के बाद वित्त विभाग ने भी अपने प्रोसेस को पूरा कर विभाग को फाइल भेज दी है। अब स्वास्थ्य विभाग इन पदों को बैच वाइज व कमीशन के आधार पर भरेगा। और अहम यह है कि सरकारी अस्पतालों को 622 नई स्टाफ नर्सेज मिलेगी। इसके साथ ही 530 सीएचओ के पदों को भरने की अप्रूवल राज्य सरकार ने दे दी है। सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग में जिन पदों को भरा जाना है, उसमें स्टाफ नर्सेज के 622 पद है, ओटीए के 138 है, सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के 530 पद है, फार्मासिस्ट के 24 है, ऑडियोलॉजिस्ट के 1 है, साइकोलॉजिस्ट के 1 है, ऑप्टोमेट्रिस्ट का 1 है, स्पेशल एजुकेटर 1 है, सोशल वर्कर 1 है, काउंसलर के 57 पद है, और मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफिसर का 1 पद है, कंसल्टेंट के 6 है, कंसल्टेंट प्रोक्यूरमेंट का 1 पद भरा जाएगा, कंसल्टेंट अनीमिया मुक्त भारत का 1 पद भरा जाएगा, ड्रग संबंधित काउंसलर के 2 पद भरे जाएंगे, सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइजर के 3 पद भरे जाएंगे, और सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस के 17 पद भरे जाएंगे, टीवीएचपी के 10 और एपिडेमियोलॉजिस्ट के 13 पद भरे जाएंगे, और सीएलएमसी मैनेजर का 1 पद भरा जाएगा, सीएलएमसी टेक्नीशियन का 1 पद भरा जाएगा, टीबीएचवी के 9 पद भरे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के 2 और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का 1, लॉजिस्टिक्स मैनेजर का 1, और इसके साथ ही रिफ्रिजरेटर मैकेनिक का 3 पद भरे जाएंगे, स्टोर असिस्टेंट का 1 पद भरने की मंजूरी भी राज्य सरकार की ओर से दे दी गई है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग में 1450 खाली पद विभिन्न कैटेगरी के भरे जाएंगे, और इसको लेकर सरकार की ओर से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का ऐसा मुद्दा जो कि काफी ज्यादा चर्चाओं में है। पालमपुर
के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा और डीजीपी संजय कुंडू को ट्रांसफर करने से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाने के बाद कुंडू ने एक आवेदन दायर कर उन्हें किसी अन्य पद पर ट्रांसफर करने के हाईकोर्ट के फैसले को वापस लेने की गुहार लगाई है। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने भी अपने खिलाफ दिए आदेशों को वापस लेने की मांग से जुड़ा आवेदन दायर किया है। इन आवेदनों पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर को डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को अपने वर्तमान पदों से हटाने के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने गृह सचिव को इस बाबत शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए थे और उसके बाद कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाते हुए अपने तबादले पर स्थगन आदेश प्राप्त किया। और अब कुंडू का कहना था कि हाईकोर्ट ने उनका तबादला करने के आदेश उनका पक्ष जाने बगैर ही जारी कर दिए थे और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुंडू को अपना पक्ष हाईकोर्ट के समक्ष रखने की इजाजत दी। और आपको बता दें तो हाईकोर्ट ने पुलिस के दोनों आला अधिकारियों को ऐसे पदों पर तैनात करने के आदेश जारी करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा था कि जांच प्रभावित ना हो और न्याय होता हुआ दिखे, इसलिए इन दोनों को ऐसे स्थानों पर तैनाती दी जाए जहां से मामले में दर्ज प्राथमिकताओं की जांच को प्रभावित ना कर सके। और हाईकोर्ट में पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर सुनवाई हो रही है और इस मामले में प्रार्थी निशांत ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे के बारे में हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से अवगत करवाया था और इस ईमेल को आपराधिक रीट याचिका में तब्दील करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे। और झंडूता पुलिस थाना क्षेत्र के तहत किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर माफ कीजिएगा, तो इस पूरे मामले को लेकर अब हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं शुक्रवार को, यानी कि कल अब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार डीजीपी संजय कुंडू के मामले पर हाईकोर्ट का अंतिम फैसला अब क्या आता है। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटियों को जनजाति का दर्जा देने से जुड़े कानून के अमल पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही कोर्ट ने जनजातीय विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के 1 जनवरी 2024 को जारी उस पत्र पर भी रोक लगा दी है, जिसके तहत उक्त क्षेत्र के लोगों को जनजातीय प्रमाण पत्र जारी करने बाबत जिलाधीश सिरमौर को आदेश जारी कर दिए गए थे। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में यह स्पष्ट किया है कि जब केंद्र सरकार पहले ही इस मुद्दे को 3 बार नकार चुकी थी तो इसमें कानूनी तौर पर ऐसा क्या रह गया था कि केंद्र सरकार को सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी के लोगों को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए कानून बनाना पड़ा। यह मामला वर्ष 1995, 2006 व 2017 में ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिए जाने बाबत केंद्र सरकार के समक्ष भेजा गया था और केंद्र सरकार ने हर बार इस मामले को 3 प्रमुख कारणों से नकार दिया था। इन कारणों में एक तो उक्त क्षेत्र की जनसंख्या में एकरूपता का न होना बताया गया, दूसरा हाटी शब्द सभी निवासियों को कवर करने वाला एक व्यापक शब्द है, जबकि तीसरा कारण था कि हाटी किसी जातीय समूह को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। कोर्ट ने कानूनी तौर पर इन्हें जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाना प्रथम दृष्टया वाजिब नहीं पाया है और याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना जनसंख्या सर्वेक्षण के ही उक्त क्षेत्र की जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया और अलग अलग याचिकाओं में यह दलील दी गई है कि वे पहले से ही अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। प्रदेश में कोई भी हाटी जनजाति नहीं है और आरक्षण का अधिकार हाटी के नाम पर उच्च जाति के लोगों को भी दिया गया है, जो कि कानूनी तौर पर गलत है। और किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को किसी समुदाय के नाम पर तब तक अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया जा सकता जब तक वो अनुसूचित जनजाति के रूप में सजातीय होने के मापदंड को पूरा नहीं करता हो। देश में आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को पहले से ही मौजूदा कानून के तहत 15 और 27% आरक्षण मिल रहा है। एससी और एसटी अधिनियम में संशोधन के साथ ही हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के सभी लोगों को आरक्षण मिलना शुरू हो जाना था और इससे उन्हें उच्च और आर्थिक रूप से संपन्न समुदाय के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी और पंचायती राज और शहरी निकाय संस्थानों में अनुसूचित जाति समुदाय के स्थान पर अब एसटी समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा। फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की घोषणा की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 4 अगस्त को जारी अधिसूचना के तहत ट्रांसगिरी
हाटी क्षेत्र के हाटी को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया था और ऐसे में अब फिलहाल इस पूरे मामले पर रोक लग गई है। अब हाटी समुदाय के जितने भी लोग हैं, अभी हाईकोर्ट के आदेशानुसार जो सरकार की ओर से पत्र जारी किया गया था उस पर रोक लगा दी है। अब आगामी फैसला इस पर क्या होगा, इस पर इंतजार करना होगा। इसी के साथ हाईकोर्ट का एक और फैसला आ जाया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने एसजेवीएनएल के 3 बिजली प्रोजेक्ट टेक ओवर करने से जुड़े मामले में सतलुज जल विद्युत निगम के खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार के उपक्रम और प्रदेश सरकार के बीच रॉयल्टी को लेकर खींचतान चल रही है। सतलुज जल विद्युत निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि सतलुज निगम को कोर्ट की ओर से बताया गया है कि हाईकोर्ट में मामले के लंबित रहते केंद्र सरकार के 3 उपक्रमों को टेक ओवर करने की तैयारी प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है और उस पर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि वो केंद्र सरकार के संबंधित प्रतिनिधियों से एक बार फिर रॉयल्टी को लेकर शीघ्र ही बातचीत करने जा रहे हैं और मामले को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार की ओर से दिए वक्तव्य के बाद एसजेवीएनएल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने के आदेश दिए हैं। मामले पर सुनवाई 13 मार्च को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने पहले भी उस मामले को आपसी सहमति से सुलझाने को कहा था। फिलहाल अगली खबर की बात करें तो बारिश बर्फबारी के आसार हिमाचल प्रदेश में नजर नहीं आ रहे हैं। ठंड का कहर लगातार जारी है और इस खुश्क ठंड की वजह से प्रदेश के तमाम लोग खांसी जुकाम बुखार की चपेट में आ रहे हैं और ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है कि आसमान से कब बादल गरजेंगे, कब प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी ताकि वायरल की चपेट में आए लोगों को राहत मिल सके। तो फिलहाल मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान की अगर बात करें तो बारिश बर्फबारी के अभी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 5 स्थानों का तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है। 3 स्थानों का तापमान लुढ़क कर 0 में पहुंच चुका है और फिलहाल अभी आने वाले समय में कोई बारिश और बर्फबारी का अंदेशा नहीं जताया गया है। 8 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। 9 व 10 जनवरी को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान यहाँ पर जताया गया है। तो फिलहाल अपना ध्यान जरूर रखिए और फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक।